चलें जी। ज़हाब, आज इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे डिफरेंसेस को बिटवीन द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कल हमने क्या किया था? कल हमने जो है वो बेसिक जो मैकेनिज्म था केमिकल कोऑर्डिनेशन का, सॉरी, बेसिक जो कोऑर्डिनेशन के स्टेप्स थे, बेसिक जो मैकेनिज्म था, हमने वो स्टडी किया था। और हमने ये बात पढ़ी थी कि जो आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, इसको ये एक ऐसी कोऑर्डिनेशन होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है इस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, ऐसे ही था। यस। और अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसी कोऑर्डिनेशन थी जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल्स इनको इसको कंट्रोल कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी हार्मोन्स की, ऐसा ही है। जी। ओके, सो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं, आप इनको देख सकते हैं। जो आपके पास फर्स्ट डिफरेंस है दैट इज ऑन द डेफिनेशन। हम देख लेंगे कि जो हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, यू कैन से दैट कोऑर्डिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिग्नल का ट्रांसफर होना। ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिशन जी। के लिए क्या चीज यहाँ पे होगी? तो आप ये कह सकते हैं जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो बेसिक है आपके पास यूज, वो नर्वस सिस्टम का है। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे कंट्रोल करता है सिग्नल्स की ट्रांसमिशन को। इज इट क्लियर? ठीक। और जो यस। केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में पर्टिकुलरली हार्मोन्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? हेलो, ओके। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन, अच्छा, आपको पता है नर्वस सिस्टम की सेल्स कौन से होते हैं? न्यूरॉन्स। अच्छा ठीक है, एक और मैं बात यहाँ पे क्लियर कर दूं। हमारे पास जब हम बात करते हैं सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है, जब हम क्या बात करते हैं सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम की, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्वस सेल्स ऑफ सिस्टम। द नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे दो तरह के आपके पास जो है वो सेल्स पाए जाते हैं। एक आपके पास जो सेल्स होते हैं यहाँ पे वो हैं जी न्यूरॉन्स, और जो दूसरे हैं वो आपके पास क्या होते हैं? वो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। एक कौन से होते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। ठीक है, आपने जो अभी तक पढ़ा होगा या आप जिसको जानते होंगे वो वो न्यूरॉन्स हैं। वो क्या हैं? न्यूरॉन्स हैं, ऐसा ही है कि न्यूरॉन्स। नहीं? जी। अच्छा, तो जब हम न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में बात करते हैं तो कोई आइडिया है न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं? ओके। ओके, अब मुझे अगर आपकी साइड से कुछ डिस्टरबेंस फील हुई तो मैं कैम ऑन करवा दूंगी, ठीक है? ठीक। ओके, अगर हम न्यूरोग्लियल सेल्स को बोलें तो ये नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं? नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं, जिनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आपके पास क्या ठीक है, है। अगर हम बात करें किसकी, न्यूरोग्लियल जी जी, सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करें तो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या हैं आपके पास? ये नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं। इसका क्या मतलब है? नॉन न्यूरोनल सेल्स का मतलब ये है कि आपके नर्वस सिस्टम के वो सेल्स जो न्यूरॉन नहीं है, वो आपके पास क्या होंगे? वो ठीक आपके है। न्यूरोग्लियल सेल्स होंगे। इज इट क्लियर? यस। ओके, तो अब यहाँ पे अगर बात करें, इनका जो बेसिक फंक्शन होता है, ये आपके पास जो सेल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक तो ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन। करने के लिए, एंड सेकंड इम्पोर्टेंट इनका जो बेसिक पर्पस होता है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट। ठीक है, ठीक है। न्यूरॉन्स को जो है एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो ये कर रहे होते हैं वो क्या है? वो वहां पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। शेवान सेल्स आपने पढ़े होंगे,
अगर अगला टॉपिक आपने स्कूल में किया है तो आपने शेवान सेल्स होंगे जो कि न्यूरॉन को ऊपर से कवर कर रहे होते हैं, पढ़े हैं या जी। नहीं? ठीक है, वो इनमें अभी आप यस अंडरस्टैंड सर। कर ली, ठीक है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट आपके पास सेल्स होते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जो न्यूरॉन है फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप आपके पास है। यू कैन से दैट दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये क्या है? ठीक। ये आपके पास स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किसके? नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम। इनका जो बेसिक पर्पस होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द नर्व इम्पल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये यस। ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को। दे कैरी, यू कैन से दैट ट्रांसमिट, और यू कैन से दैट कैरी द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स। ट्रांसमिट करते हैं और कैरी करते हैं किसको? नर्व इम्पल्स नर्व को। इम्पल्स। और आपको पता है सबसे ज्यादा अगर आपकी बॉडी में देखा जाए तो मोर देन न्यूरॉन्स भी आपकी बॉडी में मोर देन 50% आपके न्यूरोग्लियल सेल्स पाए जाते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स का नंबर ज्यादा होता है, ठीक है, मोर देन 50% पाए जाएंगे, बट ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नहीं है, क्योंकि ये जो आपके पास नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं या न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ये सेल्स नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये मैसेज को ट्रांसफर करें। क्लियर हो गया? ठीक। ओके, यस। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर आप वापस से उसी जगह पे चले जाएं तो हम क्या बात कर रहे थे कि मैकेनिज्म क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन कैसे परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है, और ये न्यूरॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी करते हैं, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, क्या बात करें हम? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की यहाँ पे बात कर दूं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जी जी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है? दिस इज अ काइंड ऑफ मैसेज है, ठीक है। ये वो मैसेज होता है जो कि ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट यस ऑफ मैम। द बॉडी। जो कि ट्रांसफर कौन कर रहा होता है? कैरी कौन कर रहा होता है? दिस मैसेज इज कैरिड बाय द न्यूरॉन इन केस ऑफ द नर्वस कोऑर्डिनेशन। लेकिन अगर हम इसी मैसेज की बात करें, लाइक द मैसेज जो कि ट्रांसफर होना है फ्रॉम द ग्लैंड्स टुवर्ड द अफेक्टर्स, ठीक है, तो वो आपके पास किस फॉर्म में होगा? वो आपके पास न्यूरॉन्स की फॉर्म में नहीं होगा, वो पर्टिकुलर टाइप के केमिकल्स की फॉर्म में होगा, जिन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? हम हार्मोन्स कहते हैं। इज इट क्लियर? हार्मोन्स। यस मैम। ओके, अच्छा, अब ये मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपसे कहा था कि मुझे बताएं कि कौन सा कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है और कौन सा कोऑर्डिनेशन स्लो होता है। पूछा था कि नहीं? जी। तो आप यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पूछा। फोकस करें कि ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन है कौन सी फास्ट होगी कौन सी स्लो। आप आपने मुझे कहा था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो होती है, ये बताया था। जी। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? जब हम थोड़ा सा फोकस करें इस चीज पे कि हमारी नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट क्यों है और केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो क्यों है, यहाँ पे जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो एज अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है, ठीक है। कैसे जाएगा? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल की फॉर्म इम्पल्स। में जाएगा, एंड दे आर ट्रांसमिटेड पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फाइबर्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर पाथवे से ये ट्रांसमिट हो रही होती है। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कितनी फास्ट ट्रेवल करती है इनटू द पर्टिकुलर वायर। बिल्कुल वैसे ही ये जो नर्व इम्पल्स होती है ये फास्ट ट्रेवल करती है। कहाँ से? इसकी स्पीड फास्ट होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फास्ट ट्रेवल करती है along the nerve fibers। जबकि आपके पास जो हार्मोनल है कोऑर्डिनेशन, वो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन स्लो होती है क्योंकि ये बाय ब्लड ट्रांसफर जाती है, होती है। आप ये ये कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जी जी, पूछे।
ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में मूवमेंट ऑफ आयंस होती है। बिल्कुल इम्पल्स। एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रिकल टर्म हम यूज करते हैं, आप मुझे ये बताएं करंट क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मूवमेंट होती है, ये एक्सचेंज होते हैं। करंट क्या होता है? करंट इज नॉट द फ्लो ऑफ चार्जेस along the particular area, along the particular circuit। फ्लो ऑफ चार्जेस को आप करंट नहीं कह रहे होते, कह रहे होते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देखें, जो ये आपके पास मैसेज है, ये जो इम्पल्स है, ये भी एक्चुअल में फ्लो ऑफ चार्जेस ही है। चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ आयंस होते हैं, आयंस का फ्लो हो रहा होता है along द न्यूरॉन फाइबर्स, ठीक। ठीक है। तो इसको ना, ये जो आपके पास इम्पल्स होती है, इस इम्पल्स को जो नर्व इम्पल्स भी कहा जाता है। ये जो नर्व इम्पल्स होती है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, ठीक है। ये जो नर्व इम्पल्स ठीक। है, इसको आप समटाइम इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज भी कहते हैं। हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चेंजेस आती हैं जब वो फ्लो करते हैं अलोंग द न्यूरॉन फाइबर। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ सिग्नल्स, तो सिग्नल कैसा है यहाँ पे? जो मैसेज है सिंपल इज दैट वो इलेक्ट्रिकल है, और वहां पे केमिकल मैसेजेस हार्मोन मैसेज कैरी करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने आज ठीक। भी आपको पाथवे बताया था कि इन केस ऑफ द नर्वस कोऑर्डिनेशन पाथवे स्पेसिफिक होता है। बाय ब्लड आपके पास जो है वो ये मैसेज ट्रांसफर नहीं होता, ये पर्टिकुलर नर्व्स के थ्रू होता है। इस कोऑर्डिनेशन का एक अपना पाथवे होता है जो नर्व्स ने, न्यूरॉन ने बनाया हुआ होता है, जिसके थ्रू ये मैसेज ट्रांसफर होता है। जबकि आपके पास जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है, इन केस ऑफ द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन आपके पास ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये मैसेज ट्रांसफर हो सकता है, या फिर डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये मैसेज ट्रांसफर हो सकता है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट क्या होता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन का इफेक्ट शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। जैसे आपने किसी हॉट स्टोव को टच किया या किसी भी गर्म चीज को टच किया, फौरन से हाथ पीछे कर लिया, तो ये देखें अफेक्ट शॉर्ट टर्म का था। लेकिन जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहता है। वो फौरन से अपनी ठीक। ओरिजिनल स्टेट में, आप ये कह सकते हैं, ये इस कोऑर्डिनेशन में बॉडी नहीं आती, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो आपके पास जो है कोई भी हार्मोन का रिलीज हो, तो वो आपके पास इमीडिएटली जो है वो इफेक्ट जो है वो खत्म नहीं हो जाता, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन आपकी बॉडी में अगर फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्सेज के लिए हार्मोन्स रिलीज हुए हैं, तो वो हार्मोन थोड़ा सा टाइम लेंगे आपकी बॉडी को जो है वो नॉर्मलाइज करने में, ठीक है। ये ठीक। चेंजेस लाने के लिए टारगेट स्पेसिफिसिटी क्या है? नर्व्स की अगर बात करें, तो नर्व स्पेसिफिक एरिया में अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने मैसेज लेके जाना है आपके मसल्स में, तो ये मसल्स में ही लेके जाएंगे। टारगेट इनका स्पेसिफिक होता है, लेकिन वहां पे क्योंकि ब्लड के थ्रू ये हार्मोन्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं इन केस ऑफ द केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो मल्टीपल ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे होंगे। क्योंकि देखिए ब्लड किसी ठीक। पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ तो नहीं जा रहा ना, आप देखिए ब्लड तो हर एक ऑर्गन की तरफ जाता है फॉर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट एंड द ऑक्सीजन। तो आप ये ठीक। कह सकते हैं मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं वो यहाँ पे अफेक्टेड होंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन आपके पास जो है वो एक एग्जांपल आ ठीक। जाती है, जिसमें सडनली आप अपना हाथ मूव करते हैं बैक विदाउट एनी थिंकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। वो आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है वहां पे। और नर्वस कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल में आपके पास क्या आ जाता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना आ जाता है। अब ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर टाइप के हार्मोन चाहिए होते हैं। एक तो आपके पास होता है इंसुलिन, और दूसरा आपके पास होता है ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन जो है ये यूजुअली अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, और ग्लूकोज ब्लड में पर्टिकुलरली अगर ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है, तो ये ब्लड से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या करेगा? लो करेगा, और आपके बॉडी ओके। के मसल्स वगैरह में डिफरेंट पार्ट्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोरेज में हेल्प करेगा, ठीक है। और ग्लूकागॉन क्या करता है? अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या करता है? वो हाई कर। हाई करता है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली इन द ब्लड, ये ब्लड के अंदर की ठीक। कंडीशन बताई जा रही है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सही। इफ यू हैव एनी यस। कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस पॉइंट, दीज पॉइंट्स, यू कैन टेल मी। नो मैम। ओके।
सो मोड ऑफ कोऑर्डिनेशन भी देख लेते हैं। मोड ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगा, वहां पे केमिकल्स की फॉर्म में जाएगा, इसलिए वो हार्मोनल है, ठीक है। रिसेप्टर इन केस सही। ऑफ द केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन से, सॉरी नर्वस कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर्स आपके सेंस ऑर्गन्स होंगे, लाइक द आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन एक्सेट्रा। और वहां पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है रिसेप्टर्स जो कि चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। जैसे हमारे ब्लड के अंदर देखिए पानी की कमी हो जाए तो ये किडनी डिटेक्ट करेगी, तो पर्टिकुलर टाइप का क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। समझ आ रही है ना? तो इसी यस। तरीके से डिफरेंट टाइप्स के आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्चुअल में रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, वहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर्स मसल्स और ग्लैंड्स आ जाएंगे, वहां पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिसेप्टर होता है इन केस ऑफ द केमिकल कोऑर्डिनेशन वही फैक्टर भी होता है, क्योंकि हार्मोन्स उसी जगह पे आके एक्ट करते हैं तो वो फिर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ठीक। नेचर ऑफ मैसेज जो होगी वो किस फॉर्म में जाएगा, एज अ नर्व इम्पल्स जाएगा, ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं। इन केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो हार्मोन्स की फॉर्म में होगा, और नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्व इम्पल्स की फॉर्म में होगा। मैसेज को कैरियर ठीक। कौन होता है, न्यूरॉन होते हैं, और वहां पे ब्लड होता है। इज इट क्लियर? यस मैम, तो ये जो न्यूरॉन्स कैरी करते हैं मैसेज, इनका कोई नाम भी होता होगा? जैसे अब मैकेनिज्म में हमने फेज नंबर 1 में रिसीविंग स्टिमुलस, यहाँ पे बिल्कुल जो बिल्कुल न्यूरॉन। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम जो है ना न्यूरॉन्स की जब टाइप पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक की न्यूरॉन्स होगा, तो उसमें हम ये चीज देखेंगे कि वो न्यूरॉन जो कि मैसेज रिसेप्टर से लेके जा रहे हैं टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम उन्हें सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पर्टिकुलर टाइप के इंटर न्यूरॉन्स या एसोसिएटेड न्यूरॉन्स होंगे, और फिर वहां से जो है जो मैसेज लेके जाएंगे टुवर्ड द अफेक्टर्स, वो आपके पास कौन से होंगे, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ठीक है। वो हम फंक्शन के अकॉर्डिंग भी टाइप पढ़ेंगे और उनकी शेप के अकॉर्डिंग भी टाइप पढ़ेंगे। क्लियर है? सही। तो यस जो मैम। नेचर ऑफ रिस्पॉन्स है वो अगर यहाँ पे देख ले तो मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन होगी, ये बात हमने कल के लेक्चर में डिस्कस की थी, और दूसरा ग्लैंड जी। सेक्रेशन होगी। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि हमारी जितनी भी केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसको डायरेक्टली आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ब्रेन का एक यस। पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसे आप हाइपोथैलेमस कहते हैं, और वो आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पता है ना मास्टर ग्लैंड है बॉडी का, जी। तो वो उसकी क्या करता है, उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होगा। इज इट क्लियर? ठीक। यस मैम। समझ आ गई? तो यहाँ पे जी। जो रिस्पांस होगा वो डिपेंड करता है कि अगर कौन से ग्लैंड के अंदर क्या, कौन सी बॉडी पार्ट में क्या डेफिशिएंसी है, ये उसके अकॉर्डिंग इसका जो है वो रिस्पांस वेरी करेगा। जैसे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द किडनी, अगर हमारे ब्लड में पानी की कमी है तो क्या होगा, जी। किडनी वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, और अगर पानी बहुत ज्यादा है तो एज ए रिजल्ट डाइल्यूट यूरिन हमारा प्रोड्यूस होगा। ठीक है। इट्स क्लियर? यस मैम। यहाँ तक आपने आज क्या पढ़ा, आज आपने पढ़ा यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड द नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है। क्लियर है? ठीक। चलिए जी, अब इसको जल्दी से रिवाइज कर लें।